नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। नेताओं के भाषण में प्रयोग किए गए शब्द या उनका आशय बहस का मुद्दा बनते आए हैं और अब असंसदीय शब्दों की एक फहरिस्त सामने आई है जिसमें आम बोलचाल के प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं और नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए अक्सर जिनका प्रयोग करते रहे। लेकिन देश के मुद्दों या जरूरतमंदों की वकालत करने के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता आया है। भीख, दीनहीन, दुखड़ा रोया, बेचारा, शर्माना, लाचार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब असंसदीय हो गए हैं। साथ ही अपमान, असत्य, अहंकार, क्रूर, छल, चोर, चपरासी, मिलीभगत, रंग बदलना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी असंसदीय की फहरिस्त में आ गए हैं। तो जो ये असंसदीय शब्दों की जो ये फहरिस्त है, हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या हैसियत रह जाएगी इन शब्दों की। बहरहाल जो हैसियत शब्द है वो भी अब असंसदीय हो गया है। सरकार को अंधी गूंगी नहीं कहा जा सकता। अनपढ़ सांसद के लिए अंगूठा चाप मना है। औकात, कान पकड़ना, कालाबाजारी, गोबर, सब असंसदीय है। हालांकि ये पहली लिस्ट नहीं है। 2004 में भी 900 पन्नों की लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय एक्सप्रेशंस नाम की किताब निकाली थी। इस किताब को सबसे पहले तैयार 1999 में किया गया था। उससे पहले भी बात हो रही है। जुमलाजीवी, तानाशाह, ड्रामा, फेक असंसदीय है। विपक्ष अब नई फहरिस्त को खासतौर से इन शब्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है कि सरकार संसद के अंदर आलोचना का मार्ग बंद करना चाहती है। बोलचाल के आम शब्दों पर रोक लोकतंत्र को बाधित करना है। तो कुछ देर पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शब्दों पर रोक नहीं है, यानी बैन नहीं है ये, लेकिन जो ये शब्द हैं इनका संदर्भ जरूरी है और किस तरह से इनको प्रयोग किया जाता है ये देखना जरूरी है। अशेम्ड को 2012 की लिस्ट में शामिल किया गया था। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। कि संसद में मर्यादा से चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो, आरोप प्रत्यारोप लोग हो तो तथ्यों से हो। ये हमने सभी मान्य सदस्यों ने नियम प्रक्रिया बनाई सदन चलाने के लिए। लेकिन संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रख सकता है। आप कह रहे हैं बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकते। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं राघव चड्ढा, सांसद राज्यसभा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जुड़ने के लिए। जो ये नई फहरिस्त आई है इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे ले रही है? देखिए, ये फहरिस्त देखकर सबसे पहले जो मेरे जहन में ख्याल आया वो ये आया कि ये सरकार बखूबी जानती है कि इनकी क्या खूबियां हैं। ये बड़े अच्छे से जानती हैं कि इनकी गवर्नेंस को, इनकी पॉलिसीज को, इनकी फंक्शनिंग को किन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है और वो सारे शब्द इन्होंने एक गैग ऑर्डर के माध्यम से असंसदीय करार देते हुए उन्हें बैन कर दिया है। पहली चीज तो ये है कि आज ये गैग ऑर्डर देख के लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भयभीत है कि कोई उन्हें आईना ना दिखा दे। एक बदसूरत आदमी हमेशा आईने पे ब्लेम करता है। आज उन्होंने ऑपोजिशन के हाथ से वो आईना खींचने की कोशिश करी है, ऑपोजिशन को संसद के भीतर निहत्था करने की कोशिश करी है। मैं आपको एक कानूनी चीज जरा बता दूं कि भारत के संविधान का कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं, बल्कि भारत के अपने संविधान का अनुच्छेद 105 स्वतः पूरी आजादी देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की हर सांसद को। और उसका दूसरा भाग उसी अनुच्छेद का ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच तो है ही है, इसके अलावा एक स्पेशल प्रिविलेज भी सांसदों को दिया गया कि आपके द्वारा बोले गए किसी भी कथन पर, किसी भी वाक्य पर कोई कार्रवाई किसी कोर्ट में नहीं हो सकती। यानी कि डेफोमेशन जैसे और अन्य प्रकार के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम आर्टिकल 19 अनुच्छेद में होती हैं वो भी हटा दी गई और कहा आपको पूरी आजादी है, आप जो मर्जी बोलिए। क्यों? क्योंकि सरकार को अपने क्रिटिसिज्म में जो शब्द अगर ऑपोजिशन के एमपीज कहना चाहते हैं वो सुनने की ताकत होनी चाहिए। ऐसी परिकल्पना हमारे फाउंडिंग फादर्स की थी जिन्होंने अनुच्छेद 105 के अंदर स्पेशल प्रिविलेज दिए सांसदों को। आज
इन्होंने वो सारे स्पेशल प्रिविलेजेस छीन लिए और एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी। मैं आपसे राघव समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप राज्यसभा के भी सदस्य हैं। अभी स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, माननीय सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है अगर इनका प्रयोग होता है, सिर्फ ये असंसदीय घोषित की जाती है और जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसकी कार्रवाई से इनको हटा दिया जाता है। देखिए, पहली चीज, हाउस के अंदर, सदन के अंदर मर्यादित भाषा का प्रयोग हो, ये दो चीजों से सुनिश्चित किया जाता है। पहली चीज है सांसदों के अपने अच्छे आचरण, व्यवहार से और बोलचाल से, और दूसरी चीज जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, जो सभापति महोदय होते हैं, स्पीकर होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में, उनके कंट्रोल द्वारा जब वो कोई भी शब्द ऐसा सुनते हैं जो अमर्यादित है तो उसे रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाता है। ये दो तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल कर मर्यादित तरीके से बोलचाल और पूरी प्रक्रिया चलाई जाती है। जब ये दो चीजें, ये दो औजार आपके पास हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये लंबी फहरिस्त लाने का, एक गैग ऑर्डर लाने का क्या मतलब है? और इसके अंदर आप शब्दों का चयन देखिए। आज आलम ऐसा है कि आंदोलन जीवी कहना संसदीय हो गया है, लेकिन जुमला जीवी कहना, आंदोलन जीवी कहना संसदीय नहीं है, लेकिन जुमला जीवी कहना संसदीय हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक ही बनाई गई है, और इस लिस्ट की जरूरत क्या थी? और अगर ऐसी कोई लिस्ट निधि जी लानी भी थी तो क्यों ना एक समिति बनाई जाए जिसमें सत्ताधारी दल के भी एमपीज हों, जिसमें विपक्ष के भी एमपीज हों, सब बैठ के तय करें, जैसे सब बैठकर। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो शब्द हैं वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ से आए हैं, वहां की विधानसभाओं के आए और तब यहाँ पे सामने रखे गए। बहरहाल ये सरकार कह सकती है, तमाम विधानसभाओं से ये आते हैं, तो इसमें सवाल उठता है कि जिस तरह से राज्य सरकारें हैं वो अपनी आलोचना नहीं झेलना चाहती हैं और तभी अपनी विधानसभाओं में भी इन शब्द पर रोक लगा देती है, बता देती है उन्हें। देखिए, मुझे नहीं जानकारी कि किन किन विधानसभाओं में कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जुमला जीवी नाम का शब्द तो किसी भी भारत की विधानसभा के लिस्ट ऑफ अनपार्लियामेंट्री या संसदीय शब्दों की सूची में नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम इसको इस गैग ऑर्डर को डिक्टेटरशिप कहें या इसको तानाशाही कहें तो वो भी असंसदीय, क्योंकि तानाशाह शब्द भी जो है उसको भी असंसदीय शब्दों का जो सूची जारी करी गई है उसमें जगह मिल गई है। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा निधि जी कि एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भारतीय जनता पार्टी होती थी जिसमें हम उनके बारे में देखा करते थे, पढ़ा करते थे, जिसमें विपक्ष को मजबूत किया जाता था, विपक्ष के एमपीज को वही सत्कार और वही आजादी और वही स्वतंत्रता थी जो सत्ताधारी दल के एमपीज को हुआ करती थी। और आज की भारतीय जनता पार्टी सांसदों को निहत्था करने की कोशिश कर रही है कि वो सदन के अंदर उनकी लाई गई नीतियों की आलोचना तक ना कर सके। तो ऐसा फिर तो समय एक ऐसा आ जाएगा कि जो भी आलोचना करेगा पहले तो उन शब्दों का जो प्रयोग करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और सांसदों को फिर आने वाले समय में ये एंटी नेशनल भी कह सकते हैं। मैं आखिरी सवाल ये, क्योंकि जो आपने जिस तरह से आपने अपनी राय जाहिर की, कुछ इसी तरह विपक्ष के अन्य नेता भी कह रहे हैं, राहुल गांधी का भी ट्वीट कुछ इसी संदर्भ में है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या इस मसले पर विपक्ष एकजुट होगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा या अपने अपने स्तर पर आलोचना कर विराम लगेगा? देखिए, अब विपक्ष जरूर चाहेगा एकजुट होकर, और सिर्फ विपक्ष ही क्यों, मैं तो अपील करूंगा कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी इसमें साथ आएं और साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास दिलाएं कि इन गैग ऑर्डर्स के माध्यम से आप एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ है जो लोकतंत्र का लेजिस्लेचर, उसे कमजोर कर रहे हैं। देखिए, 4 स्तंभ कहे जाते हैं निधि जी, और चारों पर आज हमला हो रहा है। पहला स्तंभ हो गया आपका जुडिशरी, जिस पर हमला हो रहा है। दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव, जिस पे हमला हो रहा है। मीडिया का तो आप एनडीटीवी खुद ही झेल रहे हैं। और चौथा, अब लेजिस्लेचर पर भी हमला होकर उनको और कमजोर किया जा रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब ये सत्र शुरू होने वाला है संसद का, क्या रणनीति कोई विपक्ष बना रहा है? किस तरह से शब्दों को आप लोग बुनेंगे? क्योंकि अब विपक्ष अपनी बात संसद में रखना चाहेगा, शोर शराबा करना चाहेगा, अपनी बातें रखना चाहेगा, लेकिन तमाम शब्द असत्य, अहंकार, अहम,
और तमाम शब्द यहाँ पर एक तरह से देखा जाए जिन पर एक तरह से रोक है, असंसदीय है, तो किस तरह से आप लोग अपनी बात रखेंगे या मौन रहेंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं, मौन तो मुझे नहीं लगता कि रहा जाएगा। मौन रहेंगे तो फिर तो इनको वॉकओवर मिल जाएगा, पर अपनी बात को मर्यादित तरीके से रखेंगे और सरकार को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आपको इस लिस्ट को वापस लेना चाहिए और एक समिति बनाए। अगर कोई आपको ये सूची निकालनी ही है तो एक समिति बनाए, समिति फैसला ले। बस एक चीज मैं निधि जी आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे लिस्ट देखकर। इसमें जैसे एक शब्द का प्रयोग किया गया कि करप्ट या करप्शन शब्द का आप प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसी भारत की संसद के अंदर करप्शन के खिलाफ कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी असंसदीय हो गया? कहा काला बाजारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। काला बाजारी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है, बिल्कुल उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आगे दिखाने वाली हूँ कार्यक्रम में, लेकिन उसको भी एक तरह से उस पर भी रोके, तो बहुत अहम गंभीर सवाल है। आप राघव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और जिस तरह से राघव का कहना है कि सांसदों को निहत्था करने की पूरी कोशिश है और इस पर विपक्ष अपनी बात संसद में आगे जरूर रखेगा। अब हमारे साथ बेहद दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल देव हमारे साथ हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये दोनों लेखक भी हैं, भाषा को बहुत गहराई से समझते हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं पहले राहुल जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, मैं इसका एक तरफ तो हम राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं जो मेरे जहन में मुझे लगा कि जो हमारे हम संसद में क्यों जाते हैं, गरीबों की आवाज उठाने के लिए, उनके लिए योजनाएं, नीतियां लाने के लिए। भीख, दीनहीन, दुखड़ा रोया, बेचारा, शर्माना, लाचार, ऐसे ऐसे शब्द इसमें रखे गए। गोबर तक इसमें इनको असंसदीय कहा गया है। हालांकि जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो संदर्भ देखना चाहिए, लेकिन अपने आप में कैसे समझाएं इसे हम अपने आप को? ये इतनी हास्यास्पद सूची है कि मैं क्या कहूं। जितने नए नए शब्द उसके बारे में उसके पता चल रहे हैं, उतनी मेरी हंसी बढ़ती जाती है और शायद पुरुषोत्तम जी को भी हंसी आ रही है सबको। तो मैं समझता नहीं कि इससे लोकसभा ने अपनी गरिमा बढ़ाई है, अपना यश बढ़ाया है, क्या उल्टा किया है। ये बहुत विचित्र सूची है। और आपने खुद ही निधि अभी इतने सारे शब्द गिनाए हैं जिनके बिना किसी भी बातचीत की कल्पना करना कठिन है। एक आम आदमी का जो निजी शब्दकोश होता है, देखिए वो भी 1000, 1500, 2000 शब्दों से ज्यादा का नहीं होता। अब ये 1500 शब्दों की अगर सूची है तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे माननीय संसद सदस्यगण सदन में बोलेंगे कैसे, क्योंकि इन शब्दों के पीछे के जो भाव हैं अगर उनको व्यक्त करना होगा तो फिर वो क्या कहेंगे। क्योंकि अगर अहंकार और अपमान, असत्य, काला दिन, दंगा, बेचारा आदि ये भी असंसदीय हैं, नौटंकी असंसदीय है, तानाशाही तानाशाह असंसदीय है, तो फिर राजनीति पर चर्चा कैसे होगी? बहरी सरकार, ये सरकार को बहरा नहीं कहा जा सकता क्या? बिल्कुल, छल, झूठ और असत्य, अपमान, ये तो बहुत जब हम किसी के लिए प्रयोग भी करते हैं तो एक आदर भाव से भी कह सकते हैं ये। तो इन शब्दों के बिना तो कोई भी, मैं समझता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी सामान्य बातचीत भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और संसद में जैसा आपने खुद कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए है, वो उनका सदन है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के प्रतिनिधि अगर जन भाषा में नहीं बोलेंगे और जनता के मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो लोग विश्वविद्यालय में के प्राध्यापक नहीं हैं जो बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, या वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा जैसी हिंदी बोल सकते हैं। और ये तो केवल हिंदी और अंग्रेजी के शब्द हैं। जी पुरुषोत्तम जी पुरुषोत्तम जी को भी विचित्र है। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ शब्द हैं उसमें 8-10 ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनको बाहर करना चाहिए, लेकिन बाकी को चलने देना चाहिए, वरना संसद में भाषा की चुटीलापन, उसकी प्रभावोत्पादकता, उसकी प्रभावित, ये सारी चीजें चली जाएंगी। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आपकी राय, आप कैसे हमें समझाएंगे? क्योंकि मेरे एक तो ये थी कि जो एक हमारा समाज के लिए जो योजनाएं हैं उन पर विपक्ष सवाल उठाए तो शब्द हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं रंग बदलना, उल्टा चोर मुहावरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये सब असंसदीय हैं तो क्या हम एक संदेश देना चाह रहे हैं? निधि जी, ऐसा है कि जब से मैंने ये खबर सुनी, पढ़ी, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती।
ये सरकार पिछले 8 साल में एक के बाद एक इतने चमत्कार कर चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल एम्बलम में चमत्कार किया, जिसमें जो घोड़े बने हुए हैं उनमें उसकी घोड़े की पिछली टांगें लगता है लकवाग्रस्त है, शेर लगता है कि दहाड़ रहा है, अट्टहास कर रहा है। तो चमत्कार पर चमत्कार होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही चमत्कार ये सूची है। आप लोग जो भी बात कर रहे थे, आप और राघव और राहुल जी, इसमें एक शब्द है, देखिए बाकी शब्द जो हैं इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें विश्लेषण कहा जा सकता है, जिनके लिए संभवतः और शब्द लाए जा सकते हैं या कुछ हो सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये विशेषण नहीं है, ये एक तरह के एक खास कर्म का सूचक है। क्या इसके बारे में अब संसद में चर्चा नहीं होगी? या मान लीजिए एक और शब्द है भ्रष्ट। अभी जो राघव कह रहे थे और सही कह रहे थे कि स्पीकर ऐसे शब्दों को एक्सपंज कर देते हैं, और स्पीकर महोदय भी कह रहे थे कि एक्सपंज कर देते हैं, तो किसी नेता के बारे में या किसी अफसर के बारे में सदन में कहा जाए कि वो भ्रष्ट है और 10 साल बाद लोगों को ये मालूम ना पड़े कि उस पर भ्रष्टता का आरोप लगाया गया था। फिर जो आप तमाम सारे मुहावरों की बात कर रही हैं, तो देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि ये जो इस समय दुर्भाग्य से हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की बातें कितनी भी कर लें, उनको भाषा के संस्कार का कोई अता पता नहीं। इसीलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से उन्हें तकलीफ है, दुनिया भर अहंकार शब्द से उन्हें तकलीफ है, दोहरा चरित्र से तकलीफ है, और ना जाने किस किस शब्द से, अब जैसे एक दादागिरी शब्द से तकलीफ है, दंगा शब्द से तकलीफ है। अब मान लीजिए कि कहीं किसी जगह दंगा हो गया है, तो कोई सांसद उसकी चर्चा कैसे करेगा? सशस्त्र संघर्ष क्या कहेगा? अब जुमला जीवी शब्द पर ऐतराज है, जुमला जीवी शब्द इसमें वो किया गया है, तो मैंने तो आज ट्वीट किया है कि भाई जुमला जीवी तो असंसदीय हो गया। अगर मैं सांसद होता तो कहता कि मोहक वाक्य विन्यास निपुण, अब आप इसको भी असंसदीय कहेंगे क्या? जी। तो देखिए ऐसा है कि ये भाषा के प्रति घोर असंवेदनशीलता, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है, तानाशाह मिजाज मूलतः डरपोक मिजाज होता है। अथॉरिटेरियन माइंडसेट जो होता है वो मूलतः डरपोक माइंडसेट होता है। हिटलर के प्रसंग में इसका गंभीर अध्ययन एरिक फ्रॉम ने किया था 4थे दशक में पिछली सदी के। तो तानाशाह मिजाज डरता है और डरा के रखना चाहता है, तो इसीलिए इन सारे शब्दों से ऐतराज है। क्योंकि जाहिर है आज सरकार इनकी है, कल किसी और की होगी, या किसी और विधानसभा में दूसरे लोग रूलिंग पार्टी में होंगे, तो सरकार पर, प्रशासन पर जब आलोचना होगी तो जो समस्याएं सामने आएंगी, अब यानी मैं सचमुच जो मैंने कहा ना कि आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो मान लीजिए कि गोबर गैस संयंत्र की बात कोई सांसद करे तो कैसे कहेगा उसको? मल अवशिष्ट या मल उच्छिष्ट संयंत्र क्या कहेगा उसे? गोबर शब्द असंसदीय। ये मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलिस इन वंडरलैंड, बिल्कुल, जिसमें कोई सिर पैर किसी चीज का नहीं है सिवाय मतलब शहंशाह की मर्जी। ऑफ विद आवर हेड, जो गलत, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है सर उड़ा दो उसका, किस्सा खत्म। वो लाल पान की बेगम जैसा हाल। तो क्या कहूं मैं तो मतलब ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। मैं भी जब ये तमाम शब्दावली देख रही थी तो ज्यादातर लोग तानाशाह जुमलेबाजी उठा रहे थे, लेकिन मुझे जिन तरफ मैं गौर कर रही थी वो ऐसी नीतियों की तरफ थी जब हम गरीबों की और अपने जो बिल्कुल हमारे समाज के बिल्कुल दबे कुचले वर्ग के लिए जब हम काम करते हैं। नहीं, अब जैसे इसमें एक शब्द है ढिंढोरा पीटना, यानी अब अगर खुद सरकार का कोई मंत्री कहे कि हमारी बात का ढिंडोरा तो दुनिया में पिट रहा है या डंका बज रहा है, संवेदनहीन सर, संवेदनहीन, हैसियत, हड़प, लाचार, ये सारे शब्द इसमें नहीं है। भीख, भूखे, धोखा, तो वाकई में जो जैसे आप लोगों का भी सोच है कि ये सोच है कि किस तरह से क्यों इतने सारे शब्द लिए गए हैं, और इनमें से इनको कई को पुनर्विचार अगर सरकार करे इस पे या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को अखबारों में क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे कि ये शब्द क्यों अहम, अहंकार, असत्य, अपमान क्यों असंसदीय है। हम किस तरह से अपने बच्चों को कहेंगे कि आप अपने स्कूली जीवन में इनका प्रयोग कीजिए, क्यों आप गोबर या चपरासी या चोर, छल, झूठ, ठग, डंडा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। बहरहाल बैन नहीं है इनमें, संदर्भ के साथ इनके, लेकिन असंसदीय कहना ही अपने आप में
इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। इसमें कुरैशी के घर समेत मीट की वो फैक्ट्री है जहां सीलबंद में भी मीट की पैकिंग का कारोबार अवैध रूप से चल रहा था, जिसके बाद याकूब, उनके बेटे समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। याकूब और उनके दोनों बेटे फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कुर्की की कार्रवाई और खाकी का पूरा बंदोबस्त। मेरठ के सराय बहली मोहल्ले में यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोठी पर सामान कुर्की की कार्रवाई करीब 10 घंटों तक चली। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की। जो फैक्ट्री हम आज कुर्क करेंगे वो 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है। टोटल क्या होगी मकान की फैक्ट्री कीमत? 125 करोड़ से भी ज्यादा इसकी अनुमान वैल्यू है और आज हम दोनों जो है उनकी प्रॉपर्टी हम कुर्क करना है, कुर्क करेंगे। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और कब से ये फरार चल रहे हैं? इसी साल का मुकदमा है, मार्च एंड का मुकदमा लिखा गया था ये, और सूचना मिली थी कि इस तरह से जो है अवैध तरीके से ये मीट जो फैक्ट्री चल रही है, सारे जो विभाग है सूचित किया गया और ये बिल्कुल सही पाया गया। याकूब कुरैशी, उनके परिवार और बाकी 17 लोगों के खिलाफ इस साल मार्च के महीने में दर्ज मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई, तब जब अदालत के बुलावे के बाद भी कोई हाजिर नहीं हुआ। ये बताइए कि कितने दिनों से नहीं है कुरैशी? जब से ये केस हुआ है, जब से 3.5 महीने के करीब हो गए, जब से घर पर नहीं है। क्या क्या मतलब कितने उसमें सामान लेके गए और कितने घंटे तक चली थी ये कार्रवाई? 2-3 कंटेनर भर के गए हैं बड़े वाले। 2-3 कंटेनर में माल गया है। सब सभी मौजूद थे यहाँ पे। ताला वाला सब खोल कर उन्होंने अपने हाथों से खोला खाला है और अपना आप ही सील वील लगा के सामान वामान लेके चले गए। और कितने घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही? कम से कम 10 घंटे। याकूब के बेटे इमरान के नाम पर मेरठ के खरकोदा में मीट की ये फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 से सील है, लेकिन इस साल 31 मार्च देर रात की कार्रवाई में सीलबंद फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट पैक करते हुए लोग पकड़े गए और फिर मामला दर्ज किया गया। कानून के लंबे हाथ की गिरफ्त से बेशक कुरैशी दूर हैं, पर जिंदगी भर की कमाई अब सरकार की है। वो सरकार जिसका याकूब कभी हिस्सा रहे, इलाके में रसूख और रुतबा भी था, लेकिन अब आरोप भरमार है और परिवार फरार है। मेरठ से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा और श्याम परमार के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, क्या नर्मदा नदी के बहाव का रुख बदल रहा है? आगे खास रिपोर्ट दिखाएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा के बहाव को लेकर इन दिनों एक हवा चल रही है कि नर्मदा पश्चिम से पूर्व की ओर पलटकर बहने लगी है। युगों युगों से नर्मदा की अविरल धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती चली आ रही है। अमरकंटक से निकलकर समंदर में समा रही है और आज भी मां नर्मदा की धारा पूर्व से पश्चिम में ही जा रही है। लेकिन सरदार सरोवर बांध स्थल से मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जैसे जिले में ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी की दिशा विपरीत हो गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध के गुजरात के जल संग्रहण इलाके में भारी वर्षा से ऐसा हो रहा है। हालांकि विज्ञान कुछ और कह रहा है। मारेवा देश की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इस बरसात तेज हवाओं के कारण नदी में उठी लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी ने अपनी दिशा बदल ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, धार और बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के 140 किलोमीटर की परिधि में ये नज़ारा नजर आया है। जो नर्मदा देख रहे हो आप, ये एकमात्र नदी है ऐसे कि जो पूरब से पश्चिम बहती है, पर आजकल डैम बनने के बाद 2019 में भी ऐसे उल्टा पानी बहा और अभी भी ये उधर से ही पानी बढ़ते जा रहा है निरंतर। अभी लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये नीचे जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो डैम के पहले ये गांव आते हैं, उसकी वजह से ये पानी भराव हो रहा है यहाँ। 12 जुलाई मंगलवार को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अलीराजपुर, धार व बड़वानी 3 जिलों की 140 किलोमीटर के हिस्से में अब अपनी दिशा से विपरीत दिशा में बहती हुई नजर आई। इसके पीछे कारण है कि गुजरात में जो लगातार बारिश हो रही है और सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद
यह स्थिति बनी है कि गुजरात में बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते गुजरात का जो पानी है वो मध्य प्रदेश में आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि विज्ञान इसे गतिमान का सिद्धांत बताता है। उसके मुताबिक जब नदी की गति से विपरीत दिशा में अधिक तेज हवा बहती है तो इस तरह की लहरें उठने लगती हैं। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जब हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिस पे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। नर्मदा पूर्व से पश्चिम में बहती है, ऐसे में मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर पानी जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट सरदार सरोवर बांध का जल संग्रहण का सबसे अंतिम छोर है। साल 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद अगस्त 2019 में भी इस इलाके में ऐसा नज़ारा दिखा था। उस वक्त भी गुजरात में भारी बारिश हुई थी। मारेवा मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अपने उद्गम स्थल से गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। हालांकि तेज हवा और बारिश से लोगों को लगा कि नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी है, वैसे विज्ञान ने इसे नकार दिया। बड़वानी से मुनाफ, धार से साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है बिहार के 35 जिलों में 15 से 65% कम बरसात से कौन कौन है परेशान, बताएंगे। तो एक तरफ देश में भारी बारिश ने कहर एक तरह से बरपाया हुआ है कई इलाकों में, तो दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो बरसात को तरस रहे हैं। बिहार के तो 35 जिलों में 15 से 65% कम बारिश हुई है। मनीष कुमार और आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। रोहतास में बंजर जैसे पड़े इन खेतों को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां हर साल सबसे ज्यादा धान पैदा होता है। लेकिन इस साल औसत से भी कम बारिश की वजह से किसानों को सूखे का डर सता रहा है। परेशानी तो ई बा कि बारिश ना होके के चलते पहले तो बिया सूखे के समस्या बा, कैसहू बिया जियावत नहीं जा। लेकिन सरकार ही जान ली रुआ कि ना बाल बच्चा पढ़ पाई, ना हमनी के खेत रोपा पाई। सासाराम के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मोरसराय गांव के किसानों का कहना है कि ज्यादातर जलाशयों में इस साल औसत से भी 30% कम पानी है। इससे परेशानी और बढ़ेगी ही। बारिश से किसान का खेती नहीं हो रहा है आज तक, मतलब कुछ अभी तक सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं हुआ और बारिश का कोई नामो निशान नहीं, जिससे कि भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालात को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अगर मॉनसून और लेट होता है तो बिहार में पूरी तरह से सूखे का खतरा है। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 97 हो चुकी है, जबकि 6 लापता हैं और 68 जख्मी हो चुके हैं। अब तक 7,963 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उनके लिए 53 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। बाढ़ में अब तक 181 पशुओं की भी मौत हुई है। उधर कर्नाटक में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, इससे बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के जलप्रपात की खूबसूरत भी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं वहां पर, जहां एडवेंचर पर उतारू पर्यटकों से पुलिस परेशान है। मंडिया के KRS डैम से पानी छोड़ने के वक्त का खूबसूरत नजारा। हर साल इसी तरह ये डैम अपनी खूबसूरती बिखेरता है। हालांकि दिन में दूसरे बांधों की तरह ही यहां से निकलने वाले पानी की धार डराती है। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश से राज्य के ज्यादातर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है।
रफ्तार देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का खतरा आसपास के इलाकों में कितना बढ़ गया है। एनडीआरएफ की टीमों को कोडागु, बेलगावी, रायचूर, दक्षिण कन्नड़ा जिलों में तैनात किया गया है, जबकि एसडीआरएफ को उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में स्टैंड बाई पर रखा गया है। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश की वजह से पिछले 1.5 महीने के अंदर 32 लोगों की जान गई है। कुछ घरों के साथ साथ सड़कों और नदियों के किनारे बने बंधों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक और समस्या आ खड़ी हुई है। जलप्रपातों की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। पर्यटक अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन इलाकों की बैरिकेडिंग कर रही है। पर्यटक गोकाक फॉल्स पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की है ताकि वे पानी के नजदीक न आए, जिससे कि उनके लिए खतरा पैदा हो। हमने जिला अधिकारी को भी इस बारे में सूचना दे दी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, तापमान काफी गिर गया है, लेकिन राज्य के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है क्योंकि वहां लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं शरद चंद्रा। उनका कहना है कि तेज बारिश की वजह से अभी देश में 20 जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित गोदावरी बेसिन है और इस वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। तेज बारिश की वजह से देश में करीब 20 जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मेरे साथ शरद चंद्रा हैं जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट के। फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है? ये जो मैप हमारे सामने है इसमें ये रेड स्पॉट्स हैं, ये प्रॉब्लम एरियाज हैं। जी नमस्कार। एक्चुअली ये 5-6 जुलाई से ही करीब बे ऑफ बंगाल में 2 कंजिक्यूटिव लो प्रेशर बना है जो कि सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। इसके चलते मानसून का जो वेस्टर्ली विंड है वो सेंट्रल इंडिया की तरफ रस कर रहा है, इसलिए हेवी रेनफॉल की स्थिति देखी गई है सदर्न उड़ीसा, सदर्न छत्तीसगढ़, सदर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, सदर्न गुजरात स्पेशली, देन महाराष्ट्र एंड दिस तेलंगाना। ये रहे हैं अतिवृष्टि के क्षेत्र। इसके कारण हमारे करीब 20 स्टेशन जो हैं आज के दिन में सीवियर फ्लड सिचुएशन में है। सीवियर फ्लड सिचुएशन का मतलब होता है कि सभी स्टेशन के डेंजर लेवल से ऊपर अगर रिवर का जल स्तर पहुंचता है तो उसको हम लोग सीवियर फ्लड सिचुएशन कहते हैं और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। देश में आज नदियां जो है वो कम से कम 20 जगहों पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और वहां बाढ़ की स्थिति है। और ये कितने राज्य हुए, अंदाज से कितने राज्यों में फ्लडिंग बाढ़ की जो स्थिति है अभी तेलंगाना में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न तेलंगाना में, और इसके अलावा अभी सदर्न गुजरात में भी कुछ फ्लडिंग सिचुएशन है बट वो रिसीड कर रहा है। इसके अलावा आपको ये जो फ्लड वेव है प्रोपागेट होके धीरे धीरे आने वाले 1-2 दिनों में आंध्र प्रदेश में, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में फ्लड की स्थिति मतलब गंभीर होगी। और फिल्म बाहुबली के सीन की तरह तेलंगाना के मंथनी में एक शख्स ने 3 महीने के छोटे बच्चे को टोकरी में उठाकर बाढ़ से बचाया है और ये जो विजुअल है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। इस बच्चे की माँ भी पीछे पीछे साथ जाती है। सीने तक गहरे पानी में होने के बावजूद इस बच्चे को बहादुरी से बचाया गया है और दूसरी तरफ सुरक्षित तरह से पहुंचाया गया। हम देख सकते हैं माँ भी साथ है और इस जो ये दृश्य है इसको अपने आप में सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।